हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुरीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी को बिल्कुल कवर किया गया है और यहाँ एक्स्ट्रा जो आपको ट्रिक है वो भी दिया जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज का जो टॉपिक है 9.3 से है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है ये तो आपको पता है, क्योंकि जब पेपर नजदीक आता है तो लोगों में क्या होता है, स्ट्रेस। वो क्या फील करते हैं, स्ट्रेस। लेकिन यहाँ फिजिक्स की बात हो रही है, वो स्ट्रेस अलग है, ये स्ट्रेस अलग है। क्लियर? हाँ, वहां भी आप अगर रिलेट करना चाहेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल स्ट्रेस जो मैं वहां बोल रहा हूँ, जो आप एग्जामिनेशन टाइम में फील करते हैं, वो लाइक वाइज यहाँ भी सेम है, फिजिक्स में भी। लेकिन इसको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस मीन्स अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किए, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हो या टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, दो ही डायरेक्शन हो सकती है। इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे, कैसे भी फोर्स अप्लाई करें, वो दो में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। दो के अलोंग आप इसकी कंपोनेंट ले सकते हैं। एक तो इसके नॉर्मल में, मींस इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर पे फोर्स अप्लाई करें तो ये हो जाएगी एक। दूसरी तरह की फोर्स इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये भी फोर्स है। अगर किसी एंगल पर आप अप्लाई करेंगे, मींस अगर 90 डिग्री पर अप्लाई किए तो इसको कहेंगे नॉर्मल। अगर इसके 0 डिग्री पर अप्लाई करेंगे तो कहेंगे टेंजेंशियल। अगर किसी और दूसरे एंगल पर अप्लाई करेंगे, देन यू कैन टेक कंपोनेंट इन टू डायरेक्शन। एक तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ले सकते हैं कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट लेंगे, मतलब दो कंपोनेंट ले लेंगे। एग्जांपल के लिए अगर कोई वेक्टर हो, उसको आप कंपोनेंट में लेते हैं ना, उसकी इफेक्ट को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। लाइकवाइज यहां पर भी। तो जो स्ट्रेस है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट भी रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। कितनी? इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में। इसका आप बेहतरीन एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्रेस किया, अगर इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि आप पिछली क्लास में देखे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया, मींस यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जब आपने अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स हुई। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है, देन उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है। स्टेट चेंज होने मतलब वो एक्सेलरेट होगी या डी एक्सेलरेट होगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कम वैल्यू की हो, अगर मैग्नीट्यूड फोर्स की कम वैल्यू की हो और आप ये देख रहे हैं कि इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई तो एक बात हो गई, इसमें एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन है। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इट मींस दैट वो उसी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आफ्टर दैट यू आर अप्लाइंग द फोर्स, आप फिर भी अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, इट मींस दैट उस बॉडी की डिफॉर्मेशन 100% होगी। तो दो फोर्स अप्लाई करने पर दो ही सिचुएशन आती है, आइदर डिफॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट की, डिफॉर्मेशन मींस उसकी शेप साइज चेंज हो सकती है, या दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को ही चेंज कर दे, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मींस आप फोर्स को दो तरह से यूज कर सकते हैं। अब आपको जो देखना है यहां पर स्ट्रेस के केस में, तो इसमें आपको ये देखना है कि वो एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। आपने फोर्स अप्लाई किया, सपोज आपने फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने किसी ब्रिक पर अप्लाई किया फोर्स, या किसी मड पर किया, या सपोज पुट्टी पर किया, है ना। आपने पुट्टी देखा होगा, जो व्हाइट सीमेंट के बनते हैं, जो मेसन यूज करते हैं, है ना, दीवार में प्लास्टर करने के लिए, वो क्रैक वगैरह को फिल करने के लिए। तो आपने जैसे ही उसमें फोर्स अप्लाई किया तो वो उसकी शेप चेंज होने लगती है। लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो बिल्कुल, मतलब फोर्स अप्लाई किया तो क्या स्मॉल फोर्स के लिए भी क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही शेप चेंज? किसी रिजिड ऑब्जेक्ट की शेप जल्दी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी आपने अप्लाई की वो उतनी ही वो अप्लाई करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जैसे आपने कुछ अप्लाई किया 1 न्यूटन, तो इसकी शेप चेंज हो रही है। 2 न्यूटन के बाद इसकी शेप अब चेंज नहीं हो रही है। इट मींस दैट 2 न्यूटन फोर्स के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रही है। क्लियर? तो रीस्टोरिंग फोर्स जो एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर? तो स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? एक स्ट्रेस कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल मींस उसके क्रॉस सेक्शनल के नॉर्मल आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज ये मैंने लिया सिलेंड्रिकल, यहां पर आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन 1 2। अगर मैंने कोई फोर्स यहां से और यहां पर दो फोर्स अप्लाई कर दिया इक्वल एंड अपोजिट, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, या ज्यादा भी कर सकती है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। इसकी जो आप अप्लाई, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं एरो, ये अप्लाइड फोर्स है। इट मींस दैट इसके अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ये ऑब्जेक्ट लगाएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। और हमें जो स्ट्रेस निकालनी है वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। बट व्हेन यू आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो आप ये ले चाहे रीस्टोरिंग फोर्स ले, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया निकालने से भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इतनी ही मैग्नीट्यूड की रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लगेगी। क्लियर? तो स्ट्रेस जो है इसको आप लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया।
ये फोर्स यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। तो इसमें दो सिचुएशन आ सकती है, ये तो आइदर इलोंगेशन हो सकती है या कंप्रेसिव फोर्स लग सकती है। इलोंगेशन और कंप्रेसिव फोर्स को देखने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, स्ट्रेस इसके दो पार्ट हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो पार्ट हो गए। इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रही है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस मींस वैसी अप्लाइड फोर्स जो इसमें कंप्रेशन लाए, मींस इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको अप्लाई कर देंगे, मींस ये वाली फोर्स इधर और ये इस तरह से, इस तरह से, तो ये कहलाएगी कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए फिर से रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करेंगे, तो उस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट। सपोज मैंने फोर्स अप्लाई की ये वाली कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स के लिए इस तरह से होगी ना, ये और ये, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी, रिस्टोरिंग फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस वो इस तरह से होगी और यहां पर इस तरह से होगी। आपको पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो भी हो, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उससे निकल जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ये पहले एग्जांपल में इसके दो पार्ट हो गए, एक टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर, गॉट इट। अब दूसरा देखेंगे, ये तो फोर्स मैंने नॉर्मल अप्लाई किया था, क्रॉस सेक्शन की नॉर्मल। अगर मैं इसको अलोंग द क्रॉस सेक्शन अप्लाई करूंगा, मींस टेंजेंट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां नॉर्मल फोर्स है, अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगी, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो था एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं आपको वो है, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर, अब इसको देखना है, तो यहां पर एक टर्म और देख ले आप, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है जो मैंने पहले बताया, अभी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपने जैसे ही अप्लाई किया उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो यहां पर एक टर्म आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये निकालने से आपको मिल जाएगी स्ट्रेन। क्लियर, इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ क्यों, क्योंकि आइदर लेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो लेंथ डिक्रीज करेगी, अगर वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस है तो वहां लेंथ इंक्रीज करेगी। तो जो भी चेंजेस है वो चेंजेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो निकालने से आपको निकल जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर, ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आपको जो देखनी है, अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अप्लाई करेंगे फोर्स, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अप्लाई करेंगे फोर्स, तो वो फोर्स के कारण क्या होगी, ऑब्जेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से थी, यहां पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, कैसे, इधर से ये यहां पर किया, यहां पर इस तरह से किया, तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है, शेप चेंज हो गई है इसकी। तो इसको कहेंगे, यहां जो शेप चेंज हो गई है इसको कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस, इसको कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ये जो टर्म हुई इसको कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस देख रहे हैं आप, शियर मींस उसकी शेप को चेंज करने वाली है। तो यहां पर इस तरह की शेप थी, मींस आपने देखा यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई, वर्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहां पर टेन थीटा जो निकालेंगे आप, वो डेल्टा एक्स वाई एल निकालेंगे, क्योंकि यहां पर जो चेंजेस हुई है, जो यहां पर शिफ्ट हुई है, डेल्टा एक्स है, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये निकल गई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये हुई शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टेंसाइल। पहला आपने जो भी देखा था, पहला देखा था टेंसाइल स्ट्रेस, उसके दो नाम थे, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और यहां जो देख रहे हैं टेंजेंशियल, क्योंकि फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई किया आपने, ये फोर्स टेंजेंशियली अप्लाइड है, नॉर्मल नहीं है, टेंजेंशियली है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल। इसको कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस में कंफ्यूज नहीं होना है। टेंसाइल स्ट्रेस वैसी स्ट्रेस है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सेम है। आप यहां पर लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं टेंसाइल स्ट्रेस कहे या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दोनों सेम है। ये एक पार्ट थी, दूसरा जो मैंने डिफाइन किया था वो थी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये नॉर्मल फोर्स के कारण। अब अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो नेमिंग है वो है शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको 1 2 3 थर्ड टर्म तीसरा जो आपको बता रहा हूँ अभी, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो आपकी ये दोनों टर्म जो है, इसमें आपने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसमें आपने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर? इन दोनों को ही लॉन्गिट्यूडिनल तो इसको भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो पार्ट, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों को भी बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो पार्ट, टेंसाइल स्ट्रेस का है या कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा हुआ टेंजेंशियल स्ट्रेस का है या शेयरिंग स्ट्रेस बोले। तो मैंने इसके लिए इन दोनों के लिए जो टर्म डिफाइन किया था स्ट्रेन वाले में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन थी। लाइकवाइज यहां पर भी आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो यहां पर डिफाइन करेंगे, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस है, लाइकवाइज शेयरिंग स्ट्रेन, ये हो गई शेयरिंग स्ट्रेन। टेन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा। क्लियर? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एंगल बहुत छोटी हो तो अगर 10 डिग्री की बात की जाए तो थीटा और 10 थीटा में 10% की एरर आती है, तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि थीटा इज नियरली इक्वल टू 10 थीटा। ये तो हो गई शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन भी बता दिया मैंने आपको और शेयरिंग स्ट्रेस भी क्लियर। अब जो देखनी है आपको वो है, वो कौन सी टर्म है, वो है एक तरह से कि जो आप देखेंगे एग्जांपल के लिए वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखनी है, यहां पर चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन है, ये दोनों चाहे ये वाली, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल के दो पार्ट है ना, तो टोटल 3 पार्ट मैंने बता दिया। इन सब में, तीनों में ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बात की जाए, किसकी बात की जाए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, एक टर्म है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो है क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्लूइड एट हाई प्रेशर, किसी भी फ्लूइड में, सपोज पानी में आप कोई ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट हाई प्रेशर, तो वो फ्लूइड जो लिक्विड है, जो पानी है, वो उसके ऑब्जेक्ट के चारों साइड से कुछ ना कुछ इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। उसकी मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म रहेगी। वो जो फोर्स है वो अप्लाइड बाय फ्लूइड होगी। लेकिन सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने पानी में डाला था, वो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्योंकि यहां पर कंप्रेस्ड होती है ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। पानी में आप कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो पानी के कारण सारे चारों साइड से यूनिफॉर्मली कर सकते हैं आप, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस लगेगी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट को डाल दिया पानी में, तो ये आप देख सकते हैं ये एरो से, ये जितनी भी मैग्नीट्यूड होगी, जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है अराउंड दिस ऑब्जेक्ट, वो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की है और हर एक पॉइंट पर अप्लाई हो रही है। क्लियर? तो इसके लिए जो टर्म आपको देखनी है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। देखिए, यहां पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कारण उसकी शेप चेंज नहीं होती है, जबकि आपको जो पीछे दिखाया गया था, बताया गया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वहां शेप चेंज हो रही थी। जो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस बताया गया वहां शेप चेंज हो रही थी, लेकिन यहां पर शेप चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम स्ट्रेन को कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हो गई वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर? आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को एक बार देख लिए, समझ में आ जाएगी। मैं फिर से रिवाइज आपको करा देता हूं। देखिए, स्ट्रेस मींस आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसी फोर्स जो हर एक यूनिट एरिया पर लग रही हो, वो उस मैग्नीट्यूड को कहते हैं, उतने मैग्नीट्यूड को कहेंगे जो हर एक यूनिट एरिया पर लग रही है, वो कहलाती है स्ट्रेस। क्लियर? और एक जो टर्म है स्ट्रेन, ये है चेंजेस इन ऑब्जेक्ट लेंथ पर यूनिट लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? मींस कितनी लेंथ में चेंज हुई ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, या कितनी वॉल्यूम चेंज हुई ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। स्ट्रेन जो टर्म है इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, यूनिट लेस है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही तरह की टर्म है। जबकि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो फोर्स पर यूनिट एरिया मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन से कर सकते हैं। फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो गई m, एक्सेलरेशन क्या हो गई LT-2। ये हो गई डिपेंड, ये तो हो गई फोर्स की, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक्सेलरेशन है, एरिया क्या हो गई L स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं mL-1T-2। ये हो गई इसकी डायमेंशन। लेकिन इसकी डायमेंशन कुछ होती नहीं है, 0 0 0 m0 L0 T0। क्लियर? इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, फोर्स की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। स्ट्रेस जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रेस को कहते हैं, क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में दो पार्ट हो गए, एक तो हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरी हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये दो आगे, ये दो जो पार्ट है ये किसके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के। दूसरे नंबर पर आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस।
टेंजेंशियल स्ट्रेस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तीसरा जो आ गया स्ट्रेस में, जो आपको अभी बताया था मैंने, वो क्या थी? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर? अब स्ट्रेन की बात करेंगे तो एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरे का नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेन, तीसरे का नाम है वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर? तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखे कुछ भी डाउट हो तो। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? और अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।